गुड मॉर्निंग दोस्तों, लाइफ स्टाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने गोहिल वंश और सिसोदिया वंश को कंप्लीट किया था। उसके बाद में राठौड़ वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। राठौड़ वंश को कल हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में आज चर्चा करेंगे। जितने भी इसमें शासक आए उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इससे पहले आपको बताना चाहूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टडी से संबंधित जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया तो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है वो किससे संबंधित है। तो ये बात करें, ये चंद्रवंशी यादव थे। किससे कौन माने जाते हैं? चंद्रवंशी यादव माने जाते हैं। तो जैसलमेर के भाटी चंद्रवंशी यादव माने जाते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है। ये जैसलमेर के भाटी चंद्रवंशी चंद्रवंशीय भट्ट यादव चंद्रवंशी यादव माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि जो पहला शासक हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है भट्टिये। भट्टिये के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भट्टिये नाम का शासक यहाँ पे आता है। सबसे पहले कौन आता है? भट्टिये। और भट्टिये के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। भट्टिये जो शासक था वो जैसलमेर की जो भट्टिये वंश की शाखा थी उसकी नींव रखी सबसे पहले इसने। तो बात करें, भट्टिये नामक एक व्यक्ति ने 285 ईस्वी में भाटी राजवंश की क्या रखी? स्थापना की या नींव रखी, ठीक है। तो 285 ईस्वी की बात आती है। ये भट्टिये नामक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो भट्टिये नामक व्यक्ति ने 285 ईस्वी में जैसलमेर में एक वंश की स्थापना करते हैं और उस वंश का नाम आ जाता है भाटी वंश। भाटी वंश की क्या कर देते हैं? ये स्थापना कर देते हैं जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। कब की? 285 ईस्वी में है जो इन्होंने स्थापना कर दी। किसकी? भाटी वंश की। अगली चर्चा करें कि जो भाटी वंश का ये प्रथम शासक था और इसको माना जाता है। इसने क्या किया कि भटनेर का जो किला था उसे बनवाकर उसे अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। तो भटनेर का किला कहां पे है? हनुमानगढ़ में। भटनेर के किले को बनवाकर उसको अपनी राजधानी बनाई। उसको क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसको अपनी राजधानी बनाई। किसको बनाई? भटनेर के किले को बनवाकर उसको अपनी क्या बना देते हैं? राजधानी घोषित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। भटनेर का किले की बात करें, ये भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें इसके बाद में शासक भाटी वंश का जो अगला शासक आता है उसका नाम आ जाता है मंगल राव भाटी। क्या आ जाता है? मंगल राव भाटी। तो हम चर्चा कर रहे हैं मंगल राव भाटी की। मंगल राव भाटी की हम चर्चा कर रहे हैं। अगला शासक जो आ जाता है भाटी वंश का वो मंगल राव भाटी था। इसने तनोट को अपनी राजधानी बनाई। किसने? मंगल राव भाटी ने तनोट को अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई? तो मंगल राव ने जो तनोट को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। इससे संबंधित आपको इतना ध्यान रखना है। अगले शासक की बात करें और अगला शासक आ जाता है देवराज भाटी। इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठता है? देवराज भाटी जैसलमेर की गद्दी पे। और भाटी वंश का अगला शासक आ जाता है,
इसने लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाई। किसको बनाई? लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाई। तो इसने किसने? देवराज भाटी ने लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चर्चा करते हैं। जो ये आ जाता है इसके जो देवराज भाटी इसने लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद में गद्दी पे बढ़ते हैं राव जेसल के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। इससे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले हम पढ़ रहे थे जैसलमेर का भाटी वंश हमने स्टार्ट किया है। जैसलमेर के भाटी वंश में ये जो जैसलमेर का भाटी वंश है वो चंद्री वंश यादव थे। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले भाटी वंश की जो नींव रखी, स्थापना की, वो किसने की? तो भट्टिये नामक एक व्यक्ति ने 285 ईस्वी में जैसलमेर में भाटी वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा बटनेर के किले को बनवाकर उसको अपनी राजधानी घोषित कर दी जाती है। आगे चर्चा कर रहे हैं भाटी वंश का जो अगला शासक आता है मंगल राव भाटी। इसने तनोट को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चर्चा करें, उसके बाद में आता है देवराज भाटी ने लोद्रवा जो जैसलमेर में है उसको अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब पढ़ते हैं रावल जैसल। हाँ दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं रावल जैसल की। तो अगला शासक जो आता है भाटी वंश का वो आ जाता है रावल जैसल। कौन आ जाता है? रावल जैसल गद्दी पे बैठते हैं जैसलमेर की गद्दी पे। ठीक है दोस्तों, ये भाटी वंश का अगला शासक आ जाता है। इसने क्या किया? रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में जैसलमेर में का जो स्वर्णगिरी या सोनगढ़ जो किला है उसका निर्माण करवाया। ठीक है, कब करवाया? तो ये बात आती है 1155 ईस्वी की। कब? किसने? रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में क्या करवाया? इसने स्वर्ण जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर या इसको किला कहते हैं, स्वर्ण किला या इसको कहेंगे स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी और स्वर्णगिरी या सोनगढ़ इसका क्या करवाया? इसने सबसे पहले इसका निर्माण करवाया। ठीक है, किसने करवाया? तो ये राव जैसल के द्वारा किया जाता है। इस किले का निर्माण करवाना प्रारंभ किया और इसका निर्माण तो प्रारंभ इसने कर दिया, लेकिन इसका जो पूर्ण तरीके से निर्माण करवाया किसने? इसके पुत्र ने। तो इसके पुत्र ने इसको पूर्ण करवाया। किसने करवाया? इसके पुत्र ने इसको पूरा करवाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1155 ईस्वी में रावल जैसल ने स्वर्णगिरी जो है उसका क्या करवाया, जिसे सोनगढ़ भी कहते हैं, उसका निर्माण प्रारंभ करवाया और पूरा किसने करवाया? उसके पुत्र ने उसको पूरा करवाया। राव जैसल ने जो जैसलमेर का जो किला है उसको बिना चूने के निर्माण करवाया। और कैसे? पत्थर पे पत्थर रखकर उसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? राव जैसल के द्वारा। जैसलमेर का जो किला है उसका निर्माण बिना चूने के निर्माण करवाया जाता है। जो पत्थर पर पत्थर रखकर इसका निर्माण करवाया। ठीक है, किसने करवाया? रावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्वर्णगिरी है या सोनगढ़ है उसका निर्माण 1155 ईस्वी में रावल जैसल के द्वारा इसका जो प्रारंभ किया जाता है और अपने उसका जो पुत्र था उसके द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। ठीक है, और जैसलमेर का जो किला है उसका जो बिना चूने की इसका निर्माण करवाया जाता है, पत्थर पे पत्थर रख के इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रावल जैसल के बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में भाटी वंश का जो अगला शासक आ जाता है उसका नाम आ जाता है रावल मूलराज प्रथम। ठीक है, तो रावल मूलराज प्रथम के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। रावल मूलराज प्रथम
रावल मूल राज प्रथम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो रावल मूल राज प्रथम अगला जो बाटी वंश का अगला शासक था, जो मूल राज था, उसने उसने क्या किया, उसके शासन काल में, उसके समय में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण किया। 1296 से कब, 1296 से 1316 ईस्वी में क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जैसलमेर पे आक्रमण किया। जैसलमेर पर आक्रमण किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1296 और 1296 से 1316 के मध्य जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जैसलमेर पर आक्रमण किए जाते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। और अगली चर्चा करें तो रावल मूल राज प्रथम था, उसने जैसलमेर का, उसके शासनकाल में जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर का प्रथम शाखा की अगर बात करें, जैसलमेर का प्रथम शाखा, ये इसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम शाखा इसके शासनकाल में होता है। रावल मूल राज प्रथम के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है जैसलमेर पे आक्रमण। 1296 से 1316 ईस्वी में ये आक्रमण किया जाता है, और इसे जैसलमेर का प्रथम शाखा कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसलमेर के बारे में, जैसलमेर का जो भाटी वंश है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कौन आता है, रावल जैसल अगला जो भाटी वंश का शासक आता है, और इसने क्या किया, 1155 ईस्वी में स्वर्णगिरी जो सोनगढ़ी से कहा जाता है, इसको प्रारंभ किया जाता है, इसका कार्य प्रारंभ किया जाता है, और अपने पुत्र के द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। इस किले का निर्माण बिना चूने के किया जाता है, पत्थर, केवल मात्र पत्थर से इसका निर्माण किया जाता है। अगली चर्चा करें, अगला जो भाटी वंश का शासक आता है वो आ जाता है रावल मूल राज प्रथम। रावल मूल राज प्रथम के समय 1296 से 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया जैसलमेर पे। इसके शासनकाल में जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था। अगली चर्चा करेंगे हम रावल दूदा की। रावल दूदा अगला शासक आता है भाटी वंश का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारा जो कंटेंट, हम उसी दृष्टि से हम कंटेंट लेके आते हैं आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगला शासक के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसका नाम आ जाता है रावल दूदा। रावल दूदा को हम पढ़ने वाले हैं। रावल दूदा अगला जैसलमेर की भाटी जो शाखा है, भाटी जो राजवंश है, उसका अगला शासक आ जाता है। रावल दूदा के समय फिरोज का तुगलक था, उसने आक्रमण किया। कब किया, 1351 से 1338 ईस्वी के मध्य। 1351 से कब, 1351 से 1338 ईस्वी के मध्य किसने जो उसका नाम आ जाता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे रावल दूदा की। दूदा के शासनकाल में 1351 से 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। यही जो जैसलमेर का दूसरा शाखा कहलाता है। जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले शासक पे हम चलते हैं। अगला शासक जो हमारा आ जाता है, और ये भाटी जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उसका जो अगला शासक आ जाता है उसका नाम आ जाता है राव लोणकरण। क्या नाम आ जाता है, राव लोणकरण। तो राव लोणकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राव लोणकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये भाटी वंश का अगला शासक आ जाता है जैसलमेर की गद्दी पे। इसने अपनी पुत्री उमादे का जो रूठी रानी के नाम से जानी गई, उसका विवाह किया जाता है राव मालदेव के द्वारा, मालदेव के साथ में, ठीक है। तो किसका, उमादे, अपनी जो पुत्री थी, और उसका नाम आ जाता है, क्या आ जाता है, उमादे या रूठी रानी के नाम से जानी गई वो
जो अपनी पुत्री थी उसका नाम आ जाता है, पुत्री का नाम क्या आ जाता है, वो नाम आ जाता है उमा देवी, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना गया। उसका विवाह है जो किसके साथ किया गया, उसका विवाह किया जाता है राव मालदेव के साथ में, राव मालदेव, इसके साथ में इसका विवाह हो जाता है। और इसी को जो रूठी रानी कहा जाता है, जो उमादे को रूठी रानी, और ये किसकी पुत्री थी, ये पुत्री थी, ये लोणकरण राव लोणकरण जो जैसलमेर के बाटी वंश के राजा थे उनकी पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। जो ये विवाह करने के बाद में जैसलमेर का है, जो इसके शासन काल में जैसलमेर का तीसरा शाखा होता है, और जो तीसरा शाखा होता है वो अर्ध शाखा होता है। ठीक है, और जो तीसरा शाखा होता है वो कब होता है, 1550 ईस्वी में तीसरा शाखा हुआ था। तो जैसलमेर का तीसरा शाखा की बात करें, तीसरे शाखे की अगर बात करें तो ये होता है 1550 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 1550 ईस्वी में लोणकरण के समय जैसलमेर का तीसरा शाखा हुआ। यह शाखा अर्ध शाखा कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध शाखा, अर्ध शाखा कहलाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर का अर्ध शाखा राव लोणकरण के समय हुआ था, और 1550 में ये शाखा हुआ था, तीसरा शाखा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, जिसमें पुरुषों ने तो वीरगति प्राप्त कर ली थी, लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं किया था इस शाखे में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ध शाखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे। जैसलमेर का तीसरा अर्ध शाखा हो गया। इसके बाद में भाटी वंश का अगला शासक आ जाता है रावल हर्राई। हर्राई के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, रावल दूधा के बारे में 1351 से 1351 से 1388 ईस्वी में फिरोज खां तुगलक के द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिससे जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ था। अगले ही बात करें, राव लोणकरण गद्दी पे बैठते हैं और अपनी पुत्री जो उमादे, जिसका नाम रूठी रानी के नाम से जानी गई, उसका विवाह मालदेव के साथ, राव मालदेव के जो जोधपुर के शासक थे उनके साथ में ये तय होता है, विवाह होता है। इसके शासनकाल में तीसरा शाखा हुआ था। कब हुआ था, 1550 ईस्वी में तीसरा शाखा हुआ था, और इसे अर्ध शाखा कहा जाता है, जिसमें पुरुषों के द्वारा तो वीरगति प्राप्त हो गई थी, लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया था। तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। जो हर्राई है उस गद्दी पे बैठते हैं, रावल हर्राई की हम चर्चा करेंगे। रावल हर्राई गद्दी पे बैठता है भाटी वंश की का जो अगला शासक इसे कहा जाता है। इसने क्या किया कि जो अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया गया था, उसमें जो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, किसके द्वारा, इसके द्वारा, हर्राई के द्वारा अधीनता स्वीकार करने के बाद में इसने क्या किया, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो कब किया जाता है, हर्राई के शासनकाल की बात आती है तो 1570 जो ईस्वी है, 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, नागौर दरबार दरबार लगाया गया। उसमें हर्राई भाटी ने क्या की, अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता क्या कर ली, स्वीकार कर ली। और स्वीकार करने के बाद में इसने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध है जो स्थापित किए। ठीक है, किसके साथ में, मुगलों के साथ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं हम, हर्राई, रावल हर्राई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 1570 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं। इसमें अकबर के द्वारा जो नागौर दरबार लगाया गया 1570 ईस्वी में, उसमें मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली रावल हर्राई ने, और अधीनता स्वीकार करने के बाद में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। और इसके बाद में शासक आता है अमर सिंह। रावल अमर सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अगला शासक का आ जाता है रावल अमर सिंह। रावल अमर सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे। रावल अमर सिंह था, उसने क्या किया, जो सिंधु नदी है उसका पानी जैसलमेर लाने के लिए एक अमर प्रकाश नामक नाले का निर्माण करवाया। किसका, अमर प्रकाश नाले का। क्या बात कर रहे हैं, अमर प्रकाश नाले का क्या करवाया,
निर्माण करवाया। किसने? इसने रावल अमर सिंह ने। और क्यों करवाया? तो सिंधु नदी का पानी जैसलमेर में लाने के लिए। सिंधु नदी का जो पानी है उसको क्या किया इसने? जैसलमेर में लाया गया। जैसलमेर में क्या किया? इसके द्वारा लाया गया। और इसने अमर प्रकाश नाले का है जो क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं रावल अखे सिंह। अखे सिंह गद्दी पे बैठते हैं। बाटी वंश का अगला शासक कौन आ जाता है? अखे सिंह। ठीक है दोस्तों, अखे सिंह के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो दोस्तों ये अखे सिंह भाटी वंश का अगला शासक आ जाता है। अखे सिंह ने अखेशाही मुद्रा का चलाई। क्या चलाई इसने? अखेशाही मुद्रा। अखेशाही मुद्रा का जो प्रचलन किया इसने चलाई। और बात करें अखे सिंह है, उसने जैसलमेर जो रियासत है उसमें तोलने हेतु नवीनतम बाटों का प्रयोग किया गया। तो इसके शासनकाल की बात करें, नवीनतम जैसलमेर में नवीनतम तोलने के बाटों का है जो प्रचलन किया, इसने चलाया। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। इससे संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अखे सिंह ने कौन सी मुद्रा जैसलमेर में चलाई? तो अखेशाही मुद्रा चलाई थी इसके द्वारा। और नवीनतम बाट जो तोलने के जो बाट होते हैं उनका प्रचलन इनके द्वारा जैसलमेर में करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो शासक आता है उसकी बात करते हैं, मूलराज द्वितीय भाटी वंश का अगला शासक है जो गद्दी पे बैठता है। तो हम चर्चा इसकी सबसे पहले तो हर राय की कर देते हैं। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार में अधिकतर स्वीकार कर ली, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अगला शासक आ जाता है रावल अमर सिंह ने अमर प्रकाश नाले का निर्माण करवाया और सिंधु नदी का पानी जैसलमेर में लाया गया इस नाले के द्वारा। ठीक है, फिर गद्दी पे बैठता है अखे सिंह ने अखेशाही मुद्रा का प्रचलन किया, प्रारंभ किया। और नवीनतम जो तोलने के बाट हैं उनको चालू किया, उनका है जो प्रचलन किया जैसलमेर में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आगे चर्चा कर लेते हैं। अब अगला जो शासक आता है भाटी वंश का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला जो भाटी वंश का शासक आ जाता है अखिराज के बाद में मूलराज द्वितीय गद्दी पे बैठता है। मूलराज द्वितीय जैसलमेर का भाटी जो राजवंश है उसका अगला शासक आ जाता है मूलराज द्वितीय। 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी। किसने? 12 दिसंबर कब की? 12 दिसंबर 1818 में अंग्रेजों के साथ में क्या की इसने? संधि की थी। ठीक है, किसने? मूलराज द्वितीय ने। ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित आपको ये रखना है कि 12 दिसंबर 1818 को अंग्रेजों के साथ में इसने क्या की थी? संधि की थी। आगे बात करते हैं गज सिंह, अगला शासक आ जाता है भाटी वंश का। कौन आ जाता है? गज सिंह गद्दी पे बैठता है। भाटी वंश की जो गद्दी है, जैसलमेर की जो गद्दी है उस पे जो गज सिंह बैठता है। और उसके शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल ने इसने जो गज सिंह है उसके द्वारा अफगान युद्ध किया गया। और 1878 ईस्वी की बात करें तो अंग्रेजों को सहायता दी थी इसने। कब? 1878 में इसने क्या की? अंग्रेजों की सहायता की। ठीक है, किसके द्वारा? गज सिंह के द्वारा, रावल गज सिंह के द्वारा। 1878 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, अफगान युद्ध में के बाद में। और ये अफगान युद्ध कब लड़ा जाता है? 1878 में। और इसके बाद में इसने क्या किया? अंग्रेजों से क्या किया? सहायक संधि कर ली। ठीक है, अंग्रेजों से सहायक संधि के करने के बाद में इसके बाद में शासक कौन आ जाता है? रणजीत सिंह गद्दी पे बैठते हैं।
किस पे? जैसलमेर की गद्दी पे रणजीत सिंह आ जाते हैं। रणजीत सिंह गद्दी पे बैठते हैं, जैसलमेर की गद्दी पे रणजीत सिंह बैठ जाते हैं। और इसके शासनकाल में क्या होता है, इसने जो सबसे पहले जैसलमेर में शिल्प कला का को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिलवाई। इसने क्या किया, जो इसके जो जैसे शासनकाल इसका प्रारंभ होता है उसके बाद में जैसलमेर की जो शिल्प कला है, किसकी? जैसलमेर की शिल्प कला की हम चर्चा करते हैं। शिल्प कला को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। क्या दिलवाई? अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। किसके द्वारा? रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अगला जो शासक आ जाता है और उसका नाम आ जाता है महारावल जो जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह गद्दी पे बैठते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले देखिएगा, मूलराज द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की जाती है इसके द्वारा। और चर्चा करें गज सिंह, अगला शासक आ जाता है भाटी वंश का। 1878 में अफगान युद्ध में के बाद में इसने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। और फिर बात करते हैं रणजीत सिंह ने जैसलमेर की शिल्प कला को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिलवाई। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी? महारावल जो जवाहर सिंह की। महारावल जवाहर सिंह आता है। अगला शासक कौन आ गया? महारावल जवाहर सिंह गद्दी पे बैठते हैं। जैसलमेर की गद्दी पे बैठने के बाद में क्या होता है कि यह जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं तो जैसलमेर के भाटी जो राजवंश है उनका अंतिम शासक ये था। कौन था अंतिम शासक? ये था कौन? महारावल जवाहर सिंह। तो भाटी वंश का क्या बात आती है? भाटी वंश का अंतिम जो शासक था ये पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह की बात कर रहे हैं। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को जो तेल डालकर जेल में जला दिया गया था। कब की बात कर रहे हैं? तो इसके शासनकाल की हम बात करें और तो सागरमल गोपा को क्या किया? इस जेल में तेल डालकर क्या किया? जिंदा जलवा दिया गया। कब जलवा दिया गया? तो बात कर रहे हैं 4 अप्रैल 1946 की। कब की बात आती है ये? 4 अप्रैल 1946 को है जो जेल में सागरमल गोपा को तेल डालकर जला दिया गया 4 अप्रैल 1946 को। इसके बाद में इसने जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम आ जाता है जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, तो पुस्तक आ जाती है। पुस्तक की अगर बात करें किसकी? सागरमल गोपा की। तो जैसलमेर का क्या नाम आ जाता है? जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सागरमल गोपा के द्वारा लिखी जाती है जेल में। इसके बाद में चर्चा करते हैं जो इसके मृत्यु के कारणों की जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया और उस आयोग का नाम आ जाता है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग किससे संबंधित है? तो इसकी मृत्यु की जांच के लिए, किसकी मृत्यु? सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच के लिए एक आयोग बिठाया जाता है और इस आयोग का गठन किया गया, उसका नाम आ जाता है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच के लिए
कौन सा आयोग गठित किया गया? तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है एग्जाम में, और भी आने के चांसेस रहते हैं इसके। एक और क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सागरमल गोपा की पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो पुस्तक आ जाती है जैसलमेर का गुंडाराज। और ये जो बात किसी की कर रहे हैं, रावल महारावल जवाहर सिंह की। जवाहर सिंह भाटी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके शासनकाल में सागरमल गोपा को जेल में 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को तेल डालकर जला दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये भाटी वंश अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा स्टडी से संबंधित जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिएगा। और कोरोना काल चल रहा है तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और मास्क के बगैर बाहर न जाएं और 2 गज की दूरी बना के रखें। धन्यवाद।